नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश सांचोरी और आज की बुलेटिन में बात होगी एसबीआई द्वारा आई यूएस रिपोर्ट की, जिससे बात होगी राम मंदिर के टूरिज्म से यूपी सरकार को होने वाली कमाई की, एचडीएफसी बैंक के शेयर्स को बुरा हाल की, वहीं एलआईसी के शेयर में दिखे जलवे की। प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी में एक जगह का वार्ड का नाम बदल दिया गया और चौक चौराहे का भी नाम बदल दिया गया है। जब आप इस चौराहे का नाम जानोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। क्या है पूरा मामला, बने रहना आप इस वीडियो रिपोर्ट के एंड तक। इसी के साथ बात करेंगे भारत में गुजरात को मेडिकल हब बनाने की, वहीं बात करेंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए 22 जनवरी के छुट्टी के ऐलान की। इसी के साथ बात करेंगे बिहार में तस्करी को लेकर नए कारनामे की, जिसमें हम बात करेंगे कोरियर से होने वाली स्मगलिंग की, और इसी के साथ बात करेंगे अगले सप्ताह में होने वाली सभी राशियों में परिवर्तन की। इसी के साथ देश में होने वाली क्राइम की अहम खबरों की भी, और इस बुलेटिन के अंत में बात करेंगे फेसबुक पर किए गए नेगेटिव कमेंट की, जिससे बौखलाए शख्स ने 27 महिलाओं पर किया केस और 623 करोड़ हर्जाने के रूप में रुपए मांगे हैं। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। इससे पहले एक नजर तमाम सुर्खियों पर। आज अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई है। वहीं राम मंदिर के खुलने के बाद उत्तर प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर में एक बहुत बड़ी बूम देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि भारत के करीब 1.1 अरब हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल अयोध्या में पहले ही आर्थिक उछाल देखने को मिल रहा है। कई कंपनियां यहां बिजनेस शुरू करने जा रही है, तो प्रॉपर्टी में निवेश के स्तर पर भी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यूपी में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलने से उत्तर प्रदेश सरकार की भी मोटी कमाई होगी। इसके बारे में एसबीआई की एक रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले यानी रविवार 21 जनवरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य को केंद्र की तीर्थ यात्रा कार्यकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना से बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कहा गया है कि अयोध्या के राम मंदिर और राज्य सरकार की अन्य पर्यटन योजनाओं के चलते यूपी गवर्नमेंट को मोटी कमाई होगी। रिसर्चर्स ने अनुमान जाहिर करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को फाइनेंशियल ईयर 2025 में 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हो सकती है, जो वाकई में काफी बड़ी बात है। एसबीआई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में उसका टैक्स रेवेन्यू 2.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार उनका मानना है कि साल 2022 की तुलना में इस साल 2024 में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों द्वारा किया गया खर्च करीब 2 गुना हो सकता है। अयोध्या में राम मंदिर और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के चलते पर्यटन का खर्च 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इससे यूपी सरकार को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वही बात अगली खबर की करें। भारतीय शेयर बाजार के लिए बीते सप्ताह खासा उथल पुथल वाला रहा। इस अवधि में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 114.8 अंक या 1.57% की गिरावट आई। इसके साथ ही बीसी की टॉप 10 कंपनियों में से 5 की मार्केट वैल्यू घटी है। इन कंपनियों के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1,67,936.21 करोड़ रुपए की कमी आई है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान एचडीएफसी बैंक के निवेशकों को हुआ है। वहीं इतने गिरावट के बीच भी एलआईसी के निवेशकों में ताबड़तोड़ कमाई की है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। आपको बता दें कि पीटीआई के मुताबिक बैंक के शेयरों में 1-2 नहीं बल्कि लगातार 3 दिन गिरावट की सुनामी देखने को मिली है, और इस अवधि में ये बैंकिंग स्टॉक 12% तक टूट गया है। बैंक के शेयरों में पैसे लगाने वाले निवेशकों को इस दौरान बड़ा घाटा उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि शेयर टूटने की वजह से एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होकर 11,22,662.76 करोड़ रुपए रह गया। इस हिसाब से देखें तो बैंक के निवेशकों के 1,22,163.7 करोड़ रुपए स्वाह हो गए हैं। लेकिन केवल ये एक एचडीएफसी ही नहीं, इसके अलावा भी और कई शेयर्स को बड़ा घाटा मिला है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी तगड़ा घाटा हुआ है। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर की मार्केट वैल्यू को भी, और टाटा ग्रुप की देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एमकैप भी घटा है। जाहिर सी बात है, इससे निवेशकों को भी नुकसान हुआ है। वहीं देखा जाए तो एलआईसी में एक बड़ी उछल एलआईसी में देखने को मिल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश से है। पूरे विश्व में प्रभु श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर्षोल्लास की लहर है। ऐसे में नगर पालिका लखीमपुर ने भी कई अहम फैसले लिए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने संजय कुमार ने बताया कि शनिवार को आयोजित हुई नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में जो प्रमुख निर्णय लिए गए हैं, उनमें शहर के ईदगाह वार्ड का नाम बदलकर श्री राम जानकी वार्ड रखा गया है। इसके अलावा सदर चौराहे को भी श्री राम चौराहे के नाम से भी जाना जाएगा। साथ ही सोजा चौक को मां जानकी चौराहा और लोहिया चौराहे को भगवान परशुराम चौराहा के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि इसे लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया है कि ये सब प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से पारित हुए हैं, जिनको शहर के सभी पार्षदों ने और जितने भी उन्होंने सहमति दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में गुजरात ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और उन्होंने कहा कि आज गुजरात भारत का बड़ा मेडिकल हब बन रहा है। 2002 तक गुजरात में सिर्फ 11 मेडिकल कॉलेज थी, आज उनकी संख्या बढ़कर 40 हो गई है। 20 वर्षों में यहाँ MBBS सीटों की संख्या बढ़कर 5 गुना हुई है, PG सीटों की संख्या बढ़कर 3 गुना हो गई है। और उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कैंसर रोगियों को इलाज के वक्त किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। पिछले 9 वर्षों में 30 नए कैंसर अस्पताल खुले हैं, जबकि 10 और ऐसे अस्पतालों पर काम चल रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से 6 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में केंद्र द्वारा किए गए प्रयासों से महिलाओं को काफी फायदा हुआ। वहीं अगली खबर की बात करें तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम में पूरा देश जगमगा उठा है। वहीं बात की जाए तो इसे लेकर केंद्र सरकार ने देश भर में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है, तो कई राज्य सरकारों ने भी अवकाश का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में तो शराब और मांस मछली की दुकानें भी बंद रहेगी। वहीं अब झारखंड सरकार ने भी छुट्टी की घोषणा कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय ने ट्वीट करते हुए बताया है कि राज्य में 22 जनवरी सोमवार को प्रदेश के सभी कार्यालय में आधे दिन के लिए बंद रहेंगे वो। इसके साथ ही प्रदेश के सभी स्कूल पूरे दिन बंद रहने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि सोमवार को 2:30 तक सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। वैसे झारखंड सरकार के इस कदम को लेकर आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताइए। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ सरकार तस्करों और चोरों को पकड़ने के लिए नए नए कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन माफियाओं द्वारा चोरी करने के नए नए तरीके, नए नए एंटीबायोटिक ढूंढे जा रहे हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब की तस्करी के लिए शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में कुरियर से शराब मंगवाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से ग्रीस के नाम पर कुरियर से 20 बाल्टी में भरकर शराब की खेप बिहार के मुजफ्फरपुर भेजी गई। इस सील्ड बाल्टियों में शराब की 1660 बोतलें थी। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच जारी है। इसे लेकर पुलिस ने बताया है कि मोती झील स्थित पूजा मार्केट के पास कुरियर कंपनी के कार्यालय के स्थानीय मैनेजर को बाल्टी में शराब होने के शक हुआ, तो उन्होंने इसकी सूचना उत्पाद थाने को दी। इसी बीच ग्रीस के नाम पर भेजी गई शराब को ले जाने के लिए 3 लोग पहुंचे। उन्होंने बताया 2 धंधेबाज मामले को भांप चुके थे और चुपके से निकल लिए, लेकिन ऑटो चालक को लोगों ने पकड़ लिया। उत्पाद पुलिस ने जब जांच की तो उन 20 बाल्टियों में 1660 शराब की बोतलें बरामद हुई, जो कि दिल्ली स्थित निजी कुरियर कंपनी से ग्रीस बताकर शराब बुक कराई गई थी। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रविवार को असम में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई। राहुल को बचाते हुए उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बस के अंदर वापस ले गए। घटना के दौरान राहुल का काफिला सोनितपुर में थे। वहीं राहुल ने घटना को लेकर कहा, आज भाजपा के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। हमारे जितने पोस्टर फाड़ने हैं फाड़ दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते हैं, न ही नरेंद्र मोदी से, न असम के मुख्यमंत्री से। कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा के काफिले पर 48 घंटे में दूसरी बार हमले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा है, आज जब हमारा काफिला असम में रैली स्थित स्थल की ओर जा रहा था, तब जुमुगुरी हाट में हिमंता बिस्वा शर्मा के गुटों ने महासचिव जयराम रमेश की गाड़ी पर पानी फेंका और स्टिकर फाड़ा। वहीं से लेकर कांग्रेस के अलावा अलग अलग नेताओं ने अपनी राय लिखकर बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं अगली खबर की बात करें तो राजस्थान से एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जयपुर से भरतपुर के करीब 170 किलोमीटर लंबे रास्ते में एक बहन ने अपने भाई को ले जा रही पुलिस की गाड़ी का पीछा किया। बहन ने पूरे रास्ते में वीडियो बनाया, साथ ही चीख कर कहा कि पुलिस मेरे भाई को रास्ते में मार डालेगी। ये पूरा घटनाक्रम शनिवार को हुआ। असल में रंगदारी मांगने के मामले में बीते 5 महीने से फरार आरोपी अनुज गुर्जर को जयपुर के महेश नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार को कस्टडी में लिया। इसके बाद 20 जनवरी शनिवार को DST डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम उसे अटलबंद थाना भरतपुर लेकर पहुंची। इसी बीच पूरे रास्ते में उनकी गाड़ी के पीछे आरोपी की बहन गाड़ी भी उसकी चलती रही उसके पीछे। पुलिस ने बताया कि आरोपी अनुज गुर्जर पुत्र समंदर रुद्रावल थाने के सूपा गाँव का रहने वाला है। वह सर्कल के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। उस पर 15,000 का इनाम भी घोषित है। इसके अलावा उस पर अलग अलग थानों में हत्या, लूट, रंगदारी के मामले दर्ज है। साथ ही डॉक्टर दंपति की हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है। अब इतने बड़े जुर्म उसके नाम होने के कारण बहन को लग रहा था कि कहीं बीच में उनका एनकाउंटर ना हो जाए, इसलिए वह उसका पीछा करती रही, लेकिन अब अनुज जेल में है। अगली खबर की बात करें तो सोशल मीडिया से रिलेटेड। सोशल मीडिया पर अक्सर ही लोग तरह तरह के पोस्ट करते रहते हैं। कोई किसी की तारीफ करता नजर आता है तो कोई किसी की बुराई करता नजर आता है। अब आमतौर पर ऐसा देखने में आता है कि लोग अपनी बुराइयों को इग्नोर कर देते हैं या उस शख्स को सोशल मीडिया पर ही
उससे भिड़ जाते हैं जिसने उनके बारे में बुरा भला लिखा होता है। पर शायद ही आपने कभी ऐसा कोई मामला देखा या सुना होगा जब इस बात को लेकर कोई किसी पर केस कर दे। आजकल ऐसा ही एक मामला काफी चर्चा में है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है और सोचने पर मजबूर भी कर दिया है। दरअसल ये मामला अमेरिका के शिकागो का है। ये एक शख्स ने कुल 27 महिलाओं पर $75 मिलियन यानी करीब 623 करोड़ का मुकदमा दायर किया है और कहा है कि उन महिलाओं ने फेसबुक डेटिंग ग्रुप पर उसके बारे में नकारात्मक टिप्पणियां पोस्ट की थी। शख्स ने बताया कि पोस्ट में उसे बहुत ही चिपकू बताया गया है। ऑडिटी सेंट्रल नामक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 32 साल के निको डी अम्ब्रोसियो नामक शख्स का दावा है कि उनकी इज्जत तब तार-तार हो गई जब उनके साथ डेट करने का दावा करने वाली कई महिलाओं ने आर.वी. डेटिंग द सेम गाई नामक एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप पर अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस पोस्ट किए। दरअसल अमेरिका में ये फेसबुक ग्रुप काफी लोकप्रिय है। वैसे तो इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क में हुई थी, लेकिन बाद में ये अन्य शहरों में भी फैल गया। इसके इस्तेमाल मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा पुरुषों के साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए किया जाता है। आज की इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं कल की खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।